स्टूडेंट, जैसा कि हम एक सीरीज़ को लेकर एम कैट और ई कैट की इंट्री टेस्ट की जो प्रिपरेशन है उसके लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। स्टूडेंट, हमने फर्स्ट 2 लेक्चर्स अपलोड कर दिए जिसमें हमने आपका जो सिलेबस है एम कैट और ई कैट का, उसमें चैप्टर 2 है मोशन एंड फोर्स को स्टडी किया। उसमें आपकी फर्स्ट से का थर्ड चैप्टर था और कुछ पोर्शन सेकंड चैप्टर में से था, तो वो हमने वहाँ पे कवर किया। स्टूडेंट, उसी सीरीज़ को लेकर चलते हुए आज हम तीसरा लेक्चर अपना अपलोड करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे तीसरे लेक्चर में हमारा जो चैप्टर्स होंगे वो 4 और 5 होंगे। आपका जो यूनिट 3 है ये एम कैट का, तो आज हम 4 चैप्टर को कम्प्लीटली एक ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और जितने भी MCQs यहाँ पे मेंशन किए गए हैं वो आप रीप्ले करके इनको इन पॉइंट्स को नोट करें। और स्टूडेंट, जो हमने पहले 2 लेक्चर अपलोड किए उसमें कुछ वो ब्लर आ रहे थे। अगर आपको वो क्लियरली समझ नहीं आ रहे तो आप पहले तो कोशिश करें कि आप वॉइस के साथ चलते हुए आप उन पॉइंट्स को नोट करें, और अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में हमें इन्फॉर्म करें, तो हम आपको वो जो लेक्चर्स हैं वो री-अपलोड कर देंगे। स्टूडेंट, चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्क क्या होता है। स्टूडेंट, सिंपली वर्क इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आप जब एफ डी कॉस थीटा लिखेंगे तो थीटा इज़ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट, एज यू नो कि ये आपके पास एक स्केलर प्रोडक्ट है, तो जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो जो क्वांटिटी हमें रिजल्ट में देता है वो क्या होती है, स्केलर होती है। तो वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्टूडेंट, यूनिट आपको पता है न्यूटन मीटर जॉल हो जाएगा, लेकिन यहाँ से जो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ आप ऐसे यूनिट में भी लिख लें, इसकी डायमेंशन आपके सामने है। स्टूडेंट, यहाँ आपसे ये पूछा जा सकता है कि वर्क का यूनिट कौन कौन सी क्वांटिटीज़ के साथ सिमिलर है, तो फिर आप टार्क, हीट, एनर्जी और टार्क DO2 कपल, इन सब के साथ जो वर्क का यूनिट है वो सिमिलर है। तो यहाँ ये पॉइंट आप जो है यहाँ से नोट करें जी। स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये पॉइंट मैंने आपसे कहा कि ये आप नोट करें, और उसके बाद अब हमने कुछ यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करने हैं कि हमारे पास वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, और अगर आपके पास 0 और 90 के दरमियान में कोई एंगल आ जाता है और आपसे पूछा जाता है तो वो आप किस सूरत में यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट, एज यू नो कि आपके पास कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वर्क के फार्मूले में, तो आपके पास जब एंगल 0 होगा तो उस वक्त जब एंगल 0 होगा तो वर्क डन मैक्सिमम होगा, और इसके अगर आप अपोजिट में देखें तो जब एंगल 90 होगा तो वर्क 0 होगा। स्टूडेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि हमारा वर्क डन मैक्सिमम का 86% कब होगा, 71% कब होगा, 50% कब होगा। स्टूडेंट, आप जब एंगल 30 पुट करते हैं तो cos 30 क्या होता है, √3/2। तो √3/2 स्टूडेंट वो आपके पास 0.866, तो 86%। इस तरह 45 पे 1/√2 तो 0.71%, 60 पे आप देख लें, और जब 180 होगा तो आपका वर्क डन मैक्सिमम तो होगा बट वो नेगेटिव में होगा। स्टूडेंट, तो ये आपके पास कुछ की पॉइंट्स हैं, आप इनको नोट कर लें जी। स्टूडेंट, तो अब हम MCQ देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम। स्टूडेंट, आपसे पूछता ही है कि कौन सी क्वांटिटी मैक्सिमम, यहाँ पे जो वर्क डन है स्टूडेंट 760 है, 900 है, -9 है, तो ये स्टूडेंट 1000 जो है ये आपके पास मैक्सिमम है। अब इसमें माइनस इसलिए है कि वो सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है कि आपके पास जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो नेगेटिव में होगी, जैसे हमने इधर 180 पे वो चेक किया था। स्टूडेंट, इससे नेक्स्ट पॉइंट कि आपके पास ये फोर्स जो है अब वो 90 पे भी नहीं है, 0 पे भी नहीं है, बिटवीन क्या है, 90 है। स्टूडेंट, ये केस हमने टार्क में भी देखा था, तो वहाँ कॉज इनटू 90 ओपन किया था तो वो साइन आया था, वहाँ पे सॉरी वो साइन इनटू कॉज 90 एंड माइनस थीटा पुट किया था तो वो कॉज आया था। अब ये मैंने यहाँ पे एक फार्मूला मेंशन कर दिया है। स्टूडेंट, अब इसमें कॉज इनटू जब 90 माइनस थीटा पुट करेंगे हमारे पास एक फार्मूला होता है
कि अगर कॉज इंटू एल्फ़ा माइनस बीटा हो तो हम लिखते हैं कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, और ये माइनस चेंज हो जाता है प्लस में साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब चूंकि 90 माइनस थीटा है तो हम क्या लिखेंगे कॉज 90 कॉज थीटा प्लस साइन 90 साइन थीटा। जैसा कि आपको पता है कॉज 90 क्या होता है 0, तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0, और साइन 90 क्या होता है 1, तो आपको यहाँ से मिलेगा साइन थीटा, और ये आपके पास आ जाएगा एफ डी साइन थीटा। फ्रेंड अगर हम ग्राफ की बात करें जो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, पीछे हम ग्राफ देख चुके हैं, हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा, तो वहाँ पे हम दो चीज़ें फाइंड किया करते थे, एक एरिया फाइंड करते थे और एक स्लोप फाइंड करते थे। अब एरिया कैसे करते थे, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई, मीन ये है कि हम दोनों एक्सिस को मल्टीप्लाई कर देते थे। अब दोनों एक्सिस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एफ डी आएगा, और एफ डी क्या है वर्क डन। अब आपसे ये कोई पूछता है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में एरिया किसके बराबर होता है स्टूडेंट, वर्क डन के बराबर। नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास एमसीक्यूज आपसे शेयर करने लगा हूँ वो ये है कि आपके पास है, तो यहाँ पे हमने ये देखा था कि अभी अगर स्लोप लेंगे स्टूडेंट तो आपके पास क्या आएगा डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स, वो आ जाएगा एफ डिवाइडेड बाई डी। ये पॉइंट आप यहाँ से नोट कर लें कि आपके पास जो सरफेस टेंशन होती है ये होती है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, तो आप सरफेस टेंशन भी इसको, स्लोप आपका सरफेस टेंशन के बराबर भी आ सकता है। और आप जब रिस्टोरिंग फोर्स की बात करते हैं एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो एफ इज इक्वल टू के एक्स निकालते हैं, वहाँ से अगर के निकालें जो कि आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट है तो वो भी यहाँ से आ सकता है। तो अगर आपसे पूछे कि इसका एरिया फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ किसके बराबर है तो वर्क डन के, अगर स्लोप पूछेगा तो वो सरफेस टेंशन का ऑप्शन भी हो सकता है और स्प्रिंग कांस्टेंट का ऑप्शन भी हो सकता है। फ्रेंड यहाँ पे ये आपको वही ग्राफ दिखाया है, और ये आपको फोर्स के दो जो हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ड्रा किए हैं, तो ये एफ कॉस थीटा होगा और ये एफ साइन थीटा। हम कौन सा लेंगे स्टूडेंट कॉस थीटा। रीज़न क्या है स्टूडेंट कि हमारे पास ये, क्योंकि हमने लेना होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो। अब एफ साइन थीटा तो अपवर्ड है, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल 90 बनाएगा, तो जब 90 होगा तो ये 0 हो जाएगा। जी स्टूडेंट, तो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि हमारे पास अगर आपको कोई ऐसी डायग्राम दे देता है तो फिर आपसे पूछता है कि आप इसका एरिया फाइंड करें। स्टूडेंट इसमें दो चीज़ें हैं, अब एरिया आपने इन पॉइंट्स का फाइंड करना। अगर मैं आपको पॉइंट्स लगा के दे दूं तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, इन पॉइंट्स के एरिया। स्टूडेंट जैसे अगर आपको याद हो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करते थे तो इसमें दो चीज़ें बन रही हैं, एक हमारे पास ये ट्राइएंगल है और एक आपके पास है रेक्टेंगल है। अब ट्राइएंगल का एरिया क्या होता है हाफ। अब हाफ क्यों होता है स्टूडेंट, क्योंकि रेक्टेंगल अगर पहले देख लें तो इसका एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब इसकी लेंथ कितनी है 5 to 15 10 है, और इसकी विड्थ कितनी है स्टूडेंट ये ऊपर 10 है, डिस्प्लेसमेंट भी 10 फोर्स भी 10, तो ये आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा। लेकिन अगर आप ट्राइंगल की बात करते हैं तो ट्राइंगल होती है हाफ रेक्टेंगल, इसलिए हम क्या लगा देते हैं यहाँ पे हाफ। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, फोर्स कितनी है 10, तो ये आप पुट करके यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास, ये आपको डिफरेंट पोर्शन दिए गए हैं, आप इनको गौर से देखें। एक ये पोर्शन देता है, एक ये पोर्शन है, एक ये पोर्शन है। अगर फर्स्ट के लिए देखेंगे तो आपके पास ये 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है और 10 न्यूटन कितनी लग रही है फोर्स, तो आपके पास यहाँ वर्क डन कितना होगा 20 जॉल। अब नेक्स्ट में देखें, अब 2 मीटर ही डिस्प्लेसमेंट कवर है लेकिन जो फोर्स लग रही है वो नेगेटिव में है, तो ये -20 आ जाएगा। अब नेक्स्ट में देखें तो वही 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स प्लस में है, तो ये 20 आ जाएगा। 20 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो वर्क डन बचेगा वो है 20 जॉल। स्टूडेंट तो अगर हम आपके पास एक टॉपिक होता है वर्क इन ग्रेविटेशनल फील्ड। स्टूडेंट यहाँ पे जब आप ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते थे तो जब आपके पास बॉडी इस डायरेक्शन में जा रहा होता था, ये डायरेक्शन है,
तो यहाँ फोर्स डाउनवर्ड एक्सर्ट होती थी, तो इस वक्त आपके पास जो एंगल बनता था वो क्या होता था 90। तो जब 90 था तो cos 90 ज़ीरो हो जाएगा। स्टूडेंट जब आप इन अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहे होते थे और इसकी फोर्स जो ग्रेविटी की वजह से है वो डाउनवर्ड होती थी, तो आपके पास 180 माइनस 1 एफ एम जी के बराबर और डी एच के बराबर, तो माइनस एम जी एच। स्टूडेंट यहाँ पे जब आप डाउनवर्ड आ रहे होते हैं, ग्रेविटी भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी नीचे, तो आपका कॉस ज़ीरो होता है और कॉस ज़ीरो 1 देता है, तो यहाँ से आपको वर्क डन एम जी मिलता है जी स्टूडेंट। तो अब इसके रिलेटेड एक एमसीक्यूज़ है कि इफ़ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजेज द ग्रेविटेशनल वर्क विल बी नेगेटिव। स्टूडेंट जब बॉडी आपका इन अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट इंक्रीज कर रही थी, और उस सूरत में आपने देखा था ग्रेविटी नीचे थी, एंगल 180 बना था और आपके पास वर्क डन क्या था नेगेटिव। यहाँ पे अगर आप इसका रिवर्स प्रोसेस देखेंगे कि जब आपका ये बॉडी जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो अब ग्रेविटी भी नीचे होगी और इस सूरत में आपके पास जो ग्रेविटेशनल वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ से नोट करें। फ्रेंड नेक्स्ट है आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट है कि कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है। स्टूडेंट कंजर्वेटिव फील्ड की दो करेक्टरिस्टिक्स हैं। पहले पॉइंट क्या है कि अगर फील्ड कंजर्वेटिव होगा तो उसके लिए अगर आप वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ लेंगे, ये क्लोज पाथ दिखाया हुआ है, अगर आप क्लोज पाथ देंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा ज़ीरो। स्टूडेंट इसके लिए मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ कि आप चैप्टर नंबर 4 में जाएं और वहाँ से आप देखेंगे वर्क डन ड्यू टू या वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। तो स्टूडेंट जब आप वहाँ पे देखेंगे तो आप एक पॉइंट से चलें और फिर सारा आप मूव करके उसी पॉइंट पे आएंगे, आप उन तमाम वर्क्स को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा ज़ीरो, क्योंकि वो जो वर्क डन होता है वो कंजर्वेटिव होता है। दूसरा पॉइंट, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो, कि जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड है नहीं करता। तो इसके ये स्टूडेंट दो पॉइंट्स हैं, पहली बात कंजर्वेटिव होता है और दूसरी बात ये है कि ये पाथ पे डिपेंड है नहीं करता। डिपेंड किस पे करता है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कंजर्वेटिव फील्ड में, डिपेंड करता है उस जो पाथ है उसकी इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे ये डिपेंड करता है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, अगर आपसे एग्जाम्पल पूछता है कि आपके पास कंजर्वेटिव फील्ड की एग्जाम्पल क्या होगी, तो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। इन तमाम फील्ड में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है कंजर्वेटिव होता है जी स्टूडेंट। तो ये आपके पास वही जैसे आपने ग्रेविटेशनल फील्ड की बात की थी, तो वो आपके पास पॉइंट है कि अब इसमें आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप वर्क डन लेंगे, ये स्टूडेंट ये पॉइंट है आपका कि जब आप यहाँ पे इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा। अब अगर आप अपवर्ड में जाएंगे वर्क डन नेगेटिव होगा। और इन पॉइंट्स पे, ये जो पॉइंट्स हैं आपके पास ये पॉइंट है, इन पॉइंट्स पे वर्क डन क्या होगा ज़ीरो होगा। क्यों, यहाँ पे एंगल क्या होता है 90। अब जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा एम जी एच माइनस एम जी एच, बाकी दो ज़ीरो हो गए तो ये भी क्या हो जाएगा ज़ीरो। तो ये वर्क डन जो है यहाँ इस पॉइंट पे ज़ीरो हो जाएगा। हमने देखा कंजर्वेटिव फील्ड। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास है नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है क्या होता है। फ्रेंड अगर आप नॉन कंजर्वेटिव की बात करेंगे तो उसमें जो वर्क डन होता है, पहली बात तो ये है कि वो पाथ पे डिपेंड करता है क्योंकि फोर्स वेरिएबल लग रही होती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल में वही ग्रेविटी है, चाहे आप जिस पाथ पे चले जाए अर्थ की ग्रेविटी चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे एक बात तो ये कि फ्रिक्शन होती है जिसकी वजह से आपका जो वर्क डन है, पहली बात वो ज़ीरो नहीं होता और दूसरी बात है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सॉरी पाथ पे डिपेंड करता है। इसकी एग्जांपल आपके पास फ्रिक्शनल फील्ड है, कोई ऐसा फील्ड है जिसमें फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रही है, ड्रैग फोर्स है जो आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ी थी, एयर रेजिस्टेंस है, नॉर्मल रिएक्शन है, अप थ्रस्ट है रॉकेट वगैरह की, तो उसमें भी आपके पास स्टूडेंट वो भी सारे क्या हैं नॉन कंजर्वेटिव है फील्ड है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट हमारे पास है पावर।
स्टूडेंट यहाँ आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पावर। अब पावर का जैसे आपको पता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। वर्क इज स्केलर, देन पावर इज आल्सो अ स्केलर। अब अगर एफ डॉट डी पुट करें डिवाइडेड बाई डी, तो डी डिवाइडेड बाई डी क्या होता है स्टूडेंट? वी। तो ये डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा किसका? फोर्स और वेलोसिटी का। स्टूडेंट ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट किसका बन जाएगा? फोर्स और वेलोसिटी का। यहाँ पे एफ डॉट डी भी, एफ डॉट वी भी आप इसको लिख सकते हैं। ये भी इसका एक फार्मूला है। स्टूडेंट अगर यहाँ पे आप वर्टिकल मोशन की बात करते हैं तो फिर आपके पास यही एफ एम जी बन जाएगा और ये डी आपके पास एच एम जी एच ओवर टी। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, यूनिट इसका वाट होता है और वाट ये आप इसको वर्क का यूनिट पुट कर दें और डिवाइडेड बाय टाइम कर दें। इसके स्टूडेंट यहाँ से डायमेंशन निकाल लें और फिर कुछ ये इसके की पॉइंट्स हैं जिसमें हार्स पावर का वाट के साथ है, हार्स पावर का फुट पाउंड्स आपके पास सेकंड में होता है। लेकिन एक ही बात यहाँ पे, ये चैप्टर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे तो फिर मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा। यहाँ जो पाउंड है स्टूडेंट, ये मैस का यूनिट नहीं है, ये फोर्स का यूनिट है। ये पॉइंट भी यहाँ से आप, ये एमसीक्यूज आ चुका है कई दफ़ा कि जो पाउंड है, हालांकि हमारे पास एमकेएस सिस्टम होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड, फिर आपके पास सीजीएस सिस्टम होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और फिर आपके पास एफपीएस होता है जिसमें फुट पाउंड है और सेकंड लेते हैं। अब सीरीज में आ रहा है तो वो बनता तो मैस का है, बट ये मैस का नहीं है, ये फोर्स का यूनिट है। स्टूडेंट एनर्जी में आप अर्ज यूज़ करते हैं 10⁻⁷, तो अगर पावर की बात होगी तो ये पर सेकंड भी ऊपर चले जाए। सिंपली अगर एनर्जी होती या वर्क डन होता तो वो 10⁻⁷ अर्ज के बराबर होता है। अगर पावर की बात आ गई तो ये पर सेकंड हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ से नोट कर लें। फ्रेंड नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू देखते हैं। 2 पर्सन ए एंड बी हैव सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, देन विच इज़ ट्रू? स्टूडेंट अगर दो आदमी हैं, उनके पास एनर्जी सेम है, क्या उनकी पावर इक्वल हो सकती है? मे बी इक्वल। पी ए की पावर बी से क्या हो? ग्रेटर हो। स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है क्योंकि एनर्जी का यहाँ पे मैटर नहीं है, यहाँ पे है रेट ऑफ डूइंग वर्क। जिसका रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितने टाइम में वो कितना वर्क करता है, तो वो उसके पास क्या कहलाएगी? पावर। तो इसके ऑल ऑप्शंस आ रहे हैं करेक्ट। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे ऑल होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, अ मोटर हैज़ अ पावर ऑफ 100 वाट and its mass is 10 kg and sends at a height of 10 मीटर, then what is a t? स्टूडेंट ये 10 सेकंड है, मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ कि आपके पास। जी स्टूडेंट, तो मैंने आपसे कहा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने एक फार्मूला यहाँ पे देखा कि पावर किसके बराबर होती है स्टूडेंट? एम जी एच डिवाइडेड बाय टी। यहाँ से अगर आप टी निकालेंगे तो टी आपके पास क्या आ जाएगा? टी इज इक्वल टू आ जाएगा एम जी एच डिवाइडेड बाय पी। एम आपके पास 10 है, जी आपके पास 10 है, एच आपके पास 10 है, 1000 हो गया। और पावर आपके पास 100 है, 100 दो जीरो आपके पास कट जाएंगी और आंसर आपका आएगा 10 सेकंड, जो पीछे आपने देखा। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास है एनर्जी। अब स्टूडेंट एनर्जी क्या होती है? सिंपली एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। अब एनर्जी जो है ये वर्क के बराबर होती है। कि आप पावर के बराबर आपने देखा वहाँ पे नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे रेट ऑफ डूइंग वर्क है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है? बराबर होती है। किसी बॉडी के पास जितनी एनर्जी होगी उतना ही उसका क्या होगा? वर्क होगा। यूनिट इसका भी वही होता है, वर्क डन, जो न्यूटन मीटर या जॉल लिख सकते हैं। डायमेंशन आप पहले देख चुके हैं और मैंने आपसे बताया था कि वर्क, टार्क, हीट, एनर्जी और टार्क ड्यू टू कपल, इन तमाम के यूनिट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। आगे आपके पास है टाइप्स ऑफ एनर्जी, जिसमें काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच वगैरह ये भी हो सकती है। स्टूडेंट यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपके पास कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, देन विच हैव काइनेटिक एनर्जी मोर? किसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी? आंसर से पहले हम इसकी रीज़न देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ये होती है, अगर वेलोसिटी सेम मीन वेलोसिटी कांस्टेंट, तो फिर आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है
ये मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और मैस इन चारों में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट किसका है, अल्फा पार्टिकल का। तो फिर एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, काइनेटिक, अल्फा पार्टिकल की ज़्यादा होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट ये है कि ये फिर सेम मोमेंटम से मूव कर रहे हैं, तो फिर काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। स्टूडेंट अगर मोमेंटम की बात करें, आप यहाँ से मोमेंटम का हम एक फार्मूला यहाँ डिराइव करते हैं, mv/v, तो ये आपके पास pv आ जाता है। आप स्केयर ले लें, ये आपके पास अगर सिंपली आप इसको m से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, तो फिर ये मोमेंटम स्केयर डिवाइडेड बाय 2m आ जाता है। हम चूँकि मैस के साथ इसका रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, अब जब मोमेंटम सेम होगा, मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी फिर यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगी मैस। अब जिसका मैस कम होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो सबसे कम मैस स्टूडेंट यहाँ पे किसका है, इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये दो पॉइंट्स में जो डिफरेंस है वो आप यहाँ से नोट कर लें। फर्स्ट में वेलोसिटी सेम, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा अल्फा की। नेक्स्ट में मोमेंटम सेम, काइनेटिक एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस, तो उस वक्त क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। स्टूडेंट यहाँ पे उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन किया है, ये कुछ आपके पास कि आपके पास मैस जो होता है वो मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपके पास ये आ जाता है, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम हो, तो फिर मैस मोमेंटम के स्केयर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और फिर आप यहाँ से मैसेज की रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मोमेंटम सेम हो तो फिर काइनेटिक एनर्जी मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैस सेम हो तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू स्केयर ऑफ मोमेंटम होगी, और यहाँ से आप रेशियो इसकी ड्राइव कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ से पॉइंट्स नोट कर लें। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट कि टू मैसेज, आपके पास एक 4 kg है, एक 16 kg है, हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। तो कौन सा फार्मूला लग रहा है स्टूडेंट, ये फार्मूला, सेम काइनेटिक एनर्जी, देन व्हाट विल बी देयर मोमेंटम रेशियो। स्टूडेंट ये आपके पास मोमेंटम की रेशियो है। आप ऐसा करें, इसका यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें, तो ये स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। अब वैल्यूज़ पुट करें, m1 4 है, m2 16 है, तो कट जाएगा कितना, 1/4 आएगा। जब अंडर रूट आप कैंसिल करेंगे तो 1/2 आएगा, तो रेशियो आपके पास क्या बनेगी, 1/2। तो अगर ये आप इनको नोट कर लेंगे तो ऐसे जो MCQs आएंगे वो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQs है स्टूडेंट, इफ़ मोमेंटम इज डबल देन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। अगर मोमेंटम डबल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी, स्टूडेंट वो भी आपके पास ये पीछे लास्ट पे जब मैस सेम थे उस वक्त काइनेटिक एनर्जी इक्वल थी किसके, स्क्वायर ऑफ मोमेंटम के। अब कहता है मोमेंटम डबल, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 4 टाइम्स है हो जाएगी, आपके पास इंक्रीज कर जाएगी। कहता है इफ मोमेंटम इज डबल देन इंक्रीज इन एनर्जी कितना है। स्टूडेंट पहले देखें, एनर्जी E थी, अब क्या हो गई थी 4E, तो इसका मतलब इंक्रीज कितना आया, 3E का। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पे नोट कर लें। नेक्स्ट MCQ स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, इससे रिलेटेड कई आपके पास MCQs आ सकते हैं, तो ये आप देखें। कहते हैं अगर मोमेंटम 20% इंक्रीज करे तो फिर काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज है कितना होगा। ये 3-4 MCQs हम भी डिस्कस करेंगे और आप इसकी प्रैक्टिस भी करें, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है स्टूडेंट। यहाँ पे ये 44% होगी। अब देखते हैं स्टूडेंट मोमेंटम इंक्रीज कितना आया, इनिशियल कितना था P, इंक्रीज कितना आया 20%, तो हमने 20% जो P है वो इसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ पे आपके पास है, अब ये परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपके पास 0 से कैंसिल कर दें, तो ये आपके पास जब इनको आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास तकरीबन कोई 12P आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट ये आपके पास कितना आएगा 12P, जब आप इनका एलसीएम लेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, वो जो आपका फार्मूला था जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मोमेंटम थी, इक्वल टू लिख लें या डायरेक्टली एक ही बात है। तो इसमें स्टूडेंट जहाँ पे P है वहाँ पे आप 12 पुट करेंगे, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 144 परसेंटेज में कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये 1.2 होना, सॉरी 1.2 है।
तो ये आप यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर लें और ये 1.44 बनेगा और इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो 144%। स्टूडेंट यहाँ पे पहले क्या थी एनर्जी 100% और इंक्रीज कितना आया 44 का, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी 144%। अब ये एमसीक्यूज यहाँ पे सॉल्व्ड है, आगे जो दो होंगे वो अनसॉल्व्ड होंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके पास है आपके पास क्या होगा कि ये सॉल्व्ड है और आगे जी क्या होंगे अनसॉल्व्ड। स्टूडेंट यहाँ पे ये आपके पास सॉल्व्ड एमसीक्यूज है और आगे क्या होंगे अनसॉल्व्ड, तो आप इस फार्मूले को यूज़ करते हुए उन एमसीक्यूज को सॉल्व करें। स्टूडेंट जैसा कि पीछे हमने एक एमसीक्यू सॉल्व किया, अब आगे आपके पास क्या एफ पी ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज बाय 50%। पहले कितना था 40%, अब कितना है 50%, सॉरी पहले 20% था। तो अब आप निकालेंगे परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वो कितनी आएगी 125%। तो ये आप यहाँ से नोट कर लें और आप इसको अप्लाई करके सॉल्व भी करें। नेक्स्ट में कहता है कि मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 200%, तो परसेंटेज इन न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 900%। तो ये भी आप इसको अप्लाई करके सॉल्व करें। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में हमने ये देखा था कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपके पास ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर भी हो सकता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, जितनी भी एनर्जी में चेंज है उनके बराबर ये हो सकता है। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या होगा आल। अब स्टूडेंट अ लोडेड एंड अनलोडेड ट्रक, एक ट्रक है लोडेड है एक अनलोडेड है, आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहे हैं। बोथ बेयर सेम रिटार्डिंग फोर्स, उन पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो भी क्या है सेम है। देन विच इज़ ट्रू, उनके डिस्टेंस इक्वल होंगे, ग्रेटर होगा, लेस देन होंगे या आल होंगे। बट इसमें पहले क्या कहते हैं एनर्जी सेम, एनर्जी सेम मीन वर्क डन सेम, वर्क डन सेम होंगे और कहते हैं फोर्स सेम है, तो ये कट जाएंगे, तो आपके पास जो डिस्टेंस यहाँ से आएगा वो सेम आएगा। जी स्टूडेंट, तो यह आपके पास है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल है एनर्जी। स्टूडेंट यहाँ पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो आपके पास है, इसमें इसका फार्मूला आपके पास ये है कि जो -GMM/r का स्क्वायर, कैपिटल M इज़ द मास ऑफ अर्थ एंड स्मॉल m इज़ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, r जो है वो आपके पास रेडियस है। अब नेगेटिव क्यों है, वी आर मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, कि हम ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर की तरफ जा रहे हैं, आउटवर्ड जा रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा नेगेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, कौन सा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के लिए ट्रू होगा। स्टूडेंट यहाँ से एक पॉइंट पहले आप नोट कर लें कि पोटेंशियल एनर्जी और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आर नॉट टू सेम क्वांटिटीज़। ये आप यहाँ पे पॉइंट नोट कर लें कि जो पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट होती है वो डिपेंड करती है हाइट पे, और जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है इन्वर्सली, रेडियस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब जब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, कब इंक्रीज करेगी, जब बॉडी मूव करेगा टुवर्ड द अर्थ, आर कम होगा जिससे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और जब नीचे आर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी डिक्रीज होगी। अब जब ये डिक्रीज हो रही है इसका मतलब ऊपर जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी स्टूडेंट, वो यहाँ पे इंक्रीज करेगी। इट इज़ मैक्सिमम ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, तो वाकई है कि आपके पास जब आर जितना कम होगा उतनी ज़्यादा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो ये सरफेस ऑफ अर्थ पे मैक्सिमम होगी। तो ये सारे पॉइंट करेक्ट हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लें कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन हाइट एंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन आर, और आर के क्या है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर आर इंक्रीज करेगा तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। यहाँ पे स्टूडेंट एस्केप वेलोसिटी क्या थी कि मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप, छुटकारा पाने के लिए किससे, फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसकी वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये आपके पास इसका फार्मूला है। यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी का ये एमसीक्यूज है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एस्केप वेलोसिटी इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज डबल। स्टूडेंट ये होता है 2 GMO
2gm डिवाइडेड बाई r अंडर रूट। तो r के साथ ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है r के अंडर रूट के साथ। तो स्टूडेंट ये जब रेडियस डबल होगा तो ये क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये पॉइंट आप यहाँ से नोट करें। नेक्स्ट पॉइंट, इफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 kg देन एस्केप वेलोसिटी क्या है 15 किलो। तो स्टूडेंट ये इसमें कुछ मिसिंग है, तो ये पॉइंट यहाँ से आप छोड़ दें। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, डिपेंडेंस किन किन फैक्टर पे है, आर पे डिपेंड करती है और मैस पे डिपेंड करती है, और कैपिटल जी तो आपका कांस्टेंट होता है। मैस किसी भी प्लेनेट टू प्लेनेट चेंज होता है, इसलिए इन पे डिपेंड करती है। यहाँ पे स्टूडेंट इंडिपेंडेंट किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, तो मैस ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती। आपने देखा यहाँ मैस ऑब्जेक्ट नहीं है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मीन थीटा पे भी यहाँ पे डिपेंड नहीं करती। लॉ ऑफ, अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो ये आपके पास ये होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है ऑलवेज रिमेन्स ए कांस्टेंट। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed but it can be transferred from one form to an other form। अब इसमें ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की जो चेंजिंग होती हैं ये आपस में क्या होती हैं, इक्वल। अगर फर्ज करें कोई बॉडी है ये और ये इस पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो जब ये बॉडी अपवर्ड जाएगा तो इसकी हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी और काइनेटिक डिक्रीज होगी, और जब ये नीचे आएगा तो मोशन की वजह से काइनेटिक बढ़ेगी और पोटेंशियल डिक्रीज होगी। फ्रेंड यहाँ पे टोटल जो आपके पास एनर्जी है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है जी स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपके पास ये चेंज हमने क्या लिखी कि ये आपके पास क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी किस पे, हाइट पे, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होगी, बॉटम पे। तो ये आप यहाँ से नोट कर लें, mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से आप v निकालें तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 2gh। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड होती है। ये आगे जाके हम एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे जब आपके पास हाइट भी कितनी हो, 10 मीटर हो। तो ये आपके पास एक MCQs है। तो ये लास्ट आपके इस चैप्टर का MCQs है कि जब हाइट 10 मीटर हो, what will be its velocity if half of potential energy is आपके पास क्या है used। ये आप इसने 10 सेकंड के लिए। तो अब ये इसमें 10 सेकंड लॉस्ट, तो ये मिस्टेक थी यहाँ पे पढ़ने में। तो आपके पास हाफ ऑफ एनर्जी 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आपसे कैंसिल हो जाएगा, और अब 20 के आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, GH के। G आपके पास 10 है, H आपके पास 10 है, तो यहाँ से आप वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 जिसके रिलेटेड हमने काफ़ी सारे MCQs, काफ़ी सारी ट्रिक्स जो है वो आपसे शेयर की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, और ये लेक्चर थोड़ा क्लियर है। अगर पिछले लेक्चर में वो ब्लर का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो वो भी हम रीअपलोड कर देंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को कंप्लीट देखें, रीप्ले करके देखें, और जितने भी की पॉइंट्स हैं आप उनको अपने कॉपी पे जो है वो साथ साथ नोट करते जाएं। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।